हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। चलिए, अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर थर्ड को, जो कि हमारे थीम ए का लास्ट चैप्टर है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम अपना थीम ए कंप्लीट कर लेंगे, जो कि था अपना इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। आई होप आज से पहले हम माउंटेन और प्लेट्यूज, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम सीधा आने वाले हैं अपने प्लेन्स वाले टॉपिक पर। उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास ओवर, अपना फर्स्ट जो थीम है वो भी ओवर हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर सीधा, जो कि है अपना प्लेन्स। ठीक है, देखो, प्लेन्स के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे कि अभी तक हम पढ़ के कुछ कुछ आइडिया तो लगा पा रहे हैं। प्लेन्स में कैसे होते हैं, जेंटल और फ्लैट लैंड देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेन्स में हम क्या देखते हैं, जेंटल और फ्लैट लैंड देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होता और सिंपल एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने इसमें क्या जानी थी कि प्लेन्स क्या लगभग सी लेवल से 300 मीटर की ऊंचाई पर ही होते हैं। इससे ज्यादा नहीं होते, नॉर्मली 300 मीटर तक ही एल्टीट्यूड होता है। अब मैं हाइट वर्ड छोड़ के क्या यूज करने वाला हूँ, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, आपको ऑल्टीट्यूड का मतलब क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो प्रीवियस क्लासेस को एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा प्लेन्स देखो दो तीन तरीके से बनते हैं। जैसे एक तो टर्म याद कर लीजिए, फ्लड प्लेन्स। देखो, फ्लड प्लेन्स को अगर एक साथ ना पढ़ के, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में फ्लड प्लेन्स, इसको एक साथ ना पढ़ के अलग अलग पढ़ते हैं, फ्लड और प्लेन्स। तो सिंपली फ्लड आने की वजह से जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। मान लीजिए कोई एक रिवर ऐसे बहते हुई चली आ रही थी और इस रिवर में आ गया फ्लड। फ्लड आने की वजह से यहाँ पर जो स्टोन्स, सैंड, सिल्ट जो भी होगा वो बहकर आगे की तरफ आ जाएगा और ये नदी के बैंक पर यानी नदियों के किनारे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये फ्लड चले जाएगा तो नॉर्मल नदी बहने लग जाएगी, लेकिन ये साइड में एक प्लेन एरिया बन जाएगा। तो ये जो एरिया बन जाता है उसे हम बोल देते हैं फ्लड प्लेन्स। और दूसरा इसके आसपास क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड दे जाता है। ये जो आपके सेडिमेंट्स साइड में इकट्ठे होते हैं ये बहुत फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या फिर कोई भी इकोनॉमिक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की जा सकती है और ये उस चीज़ के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या, क्लियर है इतना। ठीक है, फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रॉप यानी कोई भी हम क्रॉप उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होता है, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन आसानी से किया जा सकता है। और ये क्या सपोर्ट करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा फोना को भी सपोर्ट करता है। ये दो टर्म्स भी अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को रिमाइंड करके देख लीजिए। और ये टर्म्स आपको बार बार जब भी आप सोशल साइंस या ज्योग्राफी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो ऐसे टर्म्स आपको बार बार एनकाउंटर होंगे। तो अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस क्लासेस को जाकर एक बार और देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ प्लेट्यूज, रिवर प्लेन्स और माउंटेन्स हम इस मैप में देख पा रहे होंगे। जैसे एक माउंटेन रेंज हमें यहाँ दिख रही है, जो कि अपने अलास्का से, और ये कौन से कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट है ये पूरा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये आपका यहाँ तक अमेरिका तक आपको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिल रहा है और ये मिसिसिपी वाला रिवर प्लेन देखने को मिल रहा है। रिवर तो यहाँ से सिंपल बहती है, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है वो रिवर प्लेन है। यहाँ पर आपको एंडीज माउंटेन रेंज दिख रही है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। और ये रिवर अमेजोन के आसपास आपको ये प्लेन देखने को मिल रहा है। ये एटलस माउंटेन रेंज है, यहाँ पर नाइल रिवर के अराउंड आपको रिवर प्लेन देखने को मिल रहा है। ये ईस्ट अफ्रीका वाले माउंटेन रेंज हैं। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रेंज है, ये वाला जो रेंज देख रहे हैं, ये वाला जो प्लेन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रेंज। और ये जो आपको माउंटेन रेंज दिख रही है, पढ़ के आ चुके हैं हम, हिमालयाज और यांग
यांगत्से, तो ये आपको चाइना की रिवर देखने को मिल रही है, यहाँ पर तिब्बत वाला प्लेट्यू रीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मंगोलियन देखने को मिल रहा है, ये यूराल माउंटेन रेंज। और एक और चीज़ अभी बता देता हूँ कि यूराल जो माउंटेन रेंज है वो यूरोप को किससे अलग करता है, एशिया से अलग करता है। ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज आगे अभी पढ़ेंगे जब, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ कुछ बेसिक बेसिक जो बीच में बताते चल रहा हूँ, तो उन्हें नोट भी करते चलेंगे आप। ठीक है, और कोशिश करेंगे याद रखने की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब लाइफ लाइन्स इन द प्लेन्स। अब प्लेन्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ना रहने के लिए आपको एक फ्लैट लैंड देते हैं। क्या आप ऐसी ज़मीन पर रहना चाहेंगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल ना हो पाए, या फिर ऐसी ज़मीन पर जहाँ पर सारा आपको रोड अच्छे मिल जाएं, एग्रीकल्चर फील्ड मिल जाए, फर्टाइल लैंड मिल जाए, या फिर कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर करना चाहते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फ्लैट लैंड की ज़रूरत होती है, वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ऑब्वियसली हम प्लेन्स में रहना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ की सभी लोग ऐसा चाहेंगे। तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको फ्लैट लैंड की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मूव 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन हमें गेंजेटिक प्लेन में देखने को मिल जाती है, जहाँ से गंगा रिवर निकल के आती है ना, तो उस प्लेन में हमें हमारे देश की लगभग 1/4 पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन्स ना फिशिंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर कोई फिशिंग करता है, मतलब मछली पकड़ने का काम कर रहा है या मत्स्य पालन का काम कर रहा है, उसके लिए फेवरेबल है। अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसके लिए भी फेवरेबल है। ठीक है, और यहाँ पर फूड क्रॉप्स बड़ी आसानी से उगाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की लैंड कैसी है, फर्टाइल लैंड हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि राइस, वीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स, ये इजीली ग्रोन एरिया है। और फिर फाइबर क्रॉप्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर स्कारसिटी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी है काफ़ी अच्छी, जैसे जूट, कॉटन, हैम्प, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी, अगर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, अगर कोई एग्रीकल्चर फॉलो करता है और वो क्या बोलते हैं, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं, जैसे कैनाल्स के थ्रू, या फिर ग्राउंड वाटर के थ्रू। यानी पंप से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है अलग अलग मीडियम से, कहीं कुएं के, कहीं बोरवेल से, ऐसे निकाल के वो क्या करते हैं, अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ निगेटिव फैक्टर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं, जहाँ पर प्लेन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर फ्लैट एरिया है, घर बनाने के लिए फेवरेबल है, फैक्ट्रीज डालने के लिए फेवरेबल है, पानी इजीली अवेलेबल है, फिशिंग करने के लिए अवेलेबल है। इवन आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फेवरेबल होता है, आप वाटर मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं इजीली। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए भी फेवरेबल है, जैसे कि फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और अगर आप रेन फेड एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपको इरिगेशन अलग अलग मीडियम से करना पड़ता है, जैसे कैनाल्स के थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू, या फिर अलग तरीके से आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं। नेगेटिव फैक्टर क्या है कि ये लगातार क्या कर रहा है, अगर आप ऐसे पानी जगह लगातार ग्राउंड वाटर से निकालते रहेंगे तो उसे डिप्लीट और डिक्रीज कर देता है। मतलब आप अपने खेतों में क्या डालेंगे, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर वो जमीन सोख लेगी, जमीन सोख लेगी तो नीचे भी केमिकल पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसे गंदा तो कर ही रहा है, और प्लस आप लगातार पानी जमीन से निकालते आ रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होते चले जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो इन्हीं में मैंने आपके ये वाला पॉइंट कवर कर दिया है। और यहाँ दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज मतलब जैसे ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो गंगा के पास रहती हैं, अब आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूँ, माउंटेन्स को हम वर्शिप करते हैं, ऐसे ही जैसे कि हमारी जो सेक्रेड रिवर्स हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे गंगा, गंगा की भी पूजा की जाती है, और इनके आसपास काफ़ी सारे कल्चर भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं या दूर दूर से लोग भी आते हैं, वो कल्चरली इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है, गंगा रिवर के आसपास वाली भी और उससे मिलती जगह भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और इसके अलावा हम ट्रैवल भी कर पाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर जेंटल स्लोप देखने को मिलते हैं, एक नेविगेशन यानी आप ट्रैवल इजीली कर पाते हैं, ये हम पॉइंट सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, और हाई पॉपुलेशन वाला एरिया भी देखने को मिलता है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा प्लेन्स में अब कुछ अलग तरीके के हमें लैंड फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि है डेजर्ट। अब डेजर्ट मतलब अब सभी को डेजर्ट नाम सुन के अक्सर कर ये लगता है ना कि यहाँ पर बहुत गर्मी होगी, जितनी गर्म जगह है वो उन्हें डेजर्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रेत ही रेत हमें चारों तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन 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 आज की क्लास में जो स्पेशल है वो ये है कि आपको इसका एक अलग वर्जन भी देखने को मिलेगा। डेजर्ट हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। क्या 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 बोला सर आपने? डेजर्ट कोल्ड भी होते हैं? ओके, चलिए, कोई बात नहीं, आज हम इसमें ये भी जानेंगे कि डेजर्ट हॉट और कोल्ड दोनों तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। डेजर्ट आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज ड्राई एक्सपेंस विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम स्नोफॉल होता है या हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है। और इनका फ्लोरा और फोना, इनके प्लांट्स और एनिमल्स भी यूनिक होते हैं, अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। कुछ डेजर्ट्स हॉट होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, जिनका एग्जांपल है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? अफ्रीका में। ये मैप वर्क है तो प्लीज़ करके आइएगा, बहुत बहुत फ़ायदा करेगा अगर आप लगातार जितने मैंने मैप्स में लोकेशन बताई हैं उन्हें, और जितना आपको होमवर्क में देता हूँ, एक एक दो दो ही देता हूँ, तो उन्हें भी देख के आना है। जैसे कि थार डेजर्ट आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। फिर कोल्ड डेजर्ट के एग्जांपल हैं आपका गोबी डेजर्ट, जो एशिया में देखने को मिलता है। तो ये एक तो अफ्रीका वाला सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट और गोबी डेजर्ट, ये आपको देख के आना है। ठीक है, और इसके अलावा सम एक्सपर्ट्स आल्सो डिस्क्राइब द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज डेजर्ट। तो कुछ एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं अंटार्कटिका वाला जो कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वहां पर क्या है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो वो भी डेजर्ट की तरह है। वहां पर भी आपको फ्लोरा फोना बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है, और जितना भी देखने को मिलता है वो कंपैरेटिवली यूनिक होता है, आपको जनरली नहीं देखने को मिलता अपने नॉर्मल प्लेन्स में। ठीक है। Despite harsh living condition, human have adopted the most of the desert. Harsh living condition है, लेकिन हम कोई भी चीज अडॉप्ट कर पाते हैं। एक वर्ड हमने शुरू में पढ़ा था, रेजिलियंस, मतलब हार्श कंडीशंस को अडॉप्ट करना, उनसे कॉन्कर करना उन्हें। ठीक है, तो हार्श लिविंग कंडीशन है पर फिर भी अडॉप्ट कर लिया हमने। ठीक है, इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थार डेजर्ट माइग्रेटिंग थ्रू होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। अब जो हमारे इंडिया में थार डेजर्ट में जो कम्युनिटीज रहती हैं, उनका कल्चरल ट्रेडिशन बहुत रिच है, जैसे कि उनके फोक सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे एंड लेजेंड्स रिलेटेड टू डेजर्ट, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। Diverse ways in which humans have made all tradition their home is a testimony to adopt and resilience। अब देखो, वहां पर हमें डाइवर्स कल्चर देखने को मिल रहा है, लोग वहां पर रह रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि लोगों ने उसे एडॉप्ट कर लिया है, और वहां पर रेजिलियंस हो गया है, मतलब उन्होंने वो जो हार्श कंडीशन है उनको कॉन्कर कर चुके हैं वो। ठीक है, अब चलो एक क्विक रिवीजन, इसके बाद हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, फिर क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म्स तीन टाइप के पड़े, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स। देयर हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एनवायरनमेंट, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े हमने, अलग अलग एनवायरनमेंट के बारे में भी जाना। थ्रू हिस्ट्री पीपल लिव्स एंड एक्टिविटीज हैव बीन मच impacted by the type of landform, have lived in these landform an integral part of cultural across the world. Indian culture in particular has celebrated them diverse ways। अब आपको देखने को मिलता है अलग अलग लैंड फॉर्म में अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग टाइप के आपको फ्लोरा फोना देखने को मिलते हैं, और यहाँ के जो कम्युनिटीज हैं उन्हें अलग अलग तरीके से उसे सेलिब्रेट भी करती हैं। ठीक है, ईच लैंड फॉर्म ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज
अपॉर्चुनिटीज, हर एक लैंडफॉर्म के आपको अलग अलग चैलेंजेस देखे हमने और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखी। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको माउंटेन पूछूं, माउंटेन में हमने चैलेंजेस क्या क्या देखे थे कि स्टीप स्लोप होता है, आप कोई भी चीज़ इजीली वहां तक अगर आप रहते हैं माउंटेन के किसी पॉइंट पर तो इजीली नहीं ले जा सकते, रिसोर्स की कमी आपको देखने को मिल जाती है। कंपैरेटिवली प्लेन में इजीली अवेलेबल हो जाती है, फर्टाइल लैंड मिल जाती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ऐसी चीज़ें लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं, उन चीज़ों को जो उनके लिए टफ थी, बाकी लोगों को तो टूरिज्म वहाँ जाना पसंद है, तो एज एन अपॉर्चुनिटी उसे एक्सेप्ट किया और क्या बोलते हैं, आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर दी। सेम प्लेन्स में भी हमने देखा, प्लेट्यूज में भी हमने देखा, माइनिंग एक अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। एक बार हम कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे क्या, लैंडफॉर्म्स के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस और कल्चर के बारे में। तो हमने इसमें चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज भी हमें देखनी थी। तो सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स के बारे में जाना, जिसमें एल्टीट्यूड, प्रेसिपिटेशन, माउंटेन फॉरेस्ट, मॉस, लाइकन, टेरेन, वैली, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बस्ट, सी लेवल, कॉन्फ्लुएंस, रेजिलियंस के बारे में हमने जाना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने लैंडफॉर्म्स के टाइप्स पढ़े, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैरायटी फ्लोरा फौना के बारे में भी जानेंगे, ये भी जाना सबसे पहले। फिर हमने माउंटेन से शुरू किया, जिसमें हमने माउंटेन के फीचर जाने। मेजरली 3 फीचर के बारे में हमने पढ़ा कि इनका ब्रॉड बेस होता है, स्टीप स्लोप होता है, नैरो सबमिट होती है। फिर माउंटेन के छोटे भाई हिल के बारे में भी जाना, और इसी में हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आई होप ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ये आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं, और ये आपको जो माउंटेन एक सीरीज में लगा हुआ है उसे माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ माउंटेन के एग्जाम्पल देखे, जैसे माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड कितना है, याद आ रहा है? 8849 मीटर्स। कहाँ देखने को मिलता है, कुछ याद आ रहा है? तिब्बत और नेपाल के बीच में, राइट। और आपको माउंट अकांकागुआ के बारे में भी देखा, किलिमंजारो के बारे में देखा, ब्लांक के बारे में देखा, माउंट आपको कंचनजंगा के बारे में देखा, माउंट अनैमुडी के बारे में देखा, और फिर इनकी रिलेटिव हाइट भी देखी हमने इस पिक्चर में। फिर उसके बाद आए हम 6 माउंटेन रेंजेस पे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट अकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लांक, अनैमुडी। और फिर इसके बाद हमने पिक्चर में जाना भी कि कौन सा माउंटेन कहाँ देखने को मिलता है, माउंटेन इन्वायरमेंट और उनके फ्लोरा फोना के बारे में जाना। और देवदार का मैंने आपको ट्रीज दिखाए। फिर फोना की बारी आई, तो उसमें हमने पेरिजियन फैल्कन, जो देख रहा था कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, और ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया, साइड में देखने लगा, हिमालयन तार, उसके बारे में भी जाना। फिर माउंटेन हेयर के बारे में भी जाना, जो बैठ के देख रहा था कि शांति से पढ़ रहे हैं, और इन्होंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो गोल्डन ईगल ने सर झुका के बताया भी, नमस्कार भी किया। कैनेडियन आइस के बारे में भी जाना, और फिर याक पढ़ा, आइबेक्स पढ़ा, ग्रे फॉक्स पढ़ा, लेपर्ड, ब्लैक बियर के बारे में जाना। फिर इंफॉर्मेशन कुछ हमने गंगा रिवर के बारे में ली थी। चलो, इसका मैंने आपको लेंथ बताया था, 2500 किलोमीटर लंबी है, कहाँ से निकल के आती है, हिमालयाज से निकल के आती है, इसके बारे में जाना। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही, जिसमें आपने यमुना, घाघरा और सोन रिवर के बारे में जाना था। सोन रिवर कहाँ से निकल के आती है, विंध्यान रेंज से निकल के आती है, ये भी जाना। फिर माउंटेन स्कैर्ड प्लेसेस, सेक्रेड प्लेसेस होते हैं, उसके बारे में भी जाना। फिर उसमें हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि कितनी हाइट थी अभी देख के आए, 8849 मीटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या जाना था, इसके अलग अलग नाम जाने थे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या, तिब्बत वाले लोग इसे क्या नाम से बुलाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। क्या नाम से बुलाते हैं भाई, बताओ बताओ। चो मो लुंगमा, जिसका मतलब क्या होता है, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। और नेपाल वाले सागर माथा। इम्पोर्टेंस जानी, लोग रिलीजियस प्लेसेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने लाइफ इन द माउंटेन्स पढ़ा था, जिसमें टेरेस फार्मिंग, हर्डिंग, टूरिज्म के बारे में डिटेल में जाना। इस पिक्चर से कुछ डिज़ास्टर्स के बारे में देखा।
फिर उसके बाद हमने कुछ बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के बारे में जाना, जिन्हें पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली फर्स्ट वुमेन थी, 1984 में क्लाइम किया था। और इन्होंने कब किया था? 2013 में। और इन्होंने माउंट विंसन भी क्लाइम किया था और ये पद्मश्री से सम्मानित थी। फिर प्लेट्यूज के बारे में, फ्लैट सरफेस टेबल टॉप देखने को मिलता है। फिर कुछ प्लेट्यूज के एग्जांपल देखे थे हमने, तिब्बतियन प्लेट्यू जो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में जाना, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जहाँ माइनिंग की जाती है गोल्ड और डायमंड की, और अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में भी पढ़ा था जहाँ आयरन कोल मैग्नीज देखने को मिलता है। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन प्लेट्यू के बारे में भी जाना था, जिसमें डेक्कन प्लेट्यू का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जहाँ पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जिसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से होता है। फिर मैं आपको वर्ल्ड सफारी पे ले गया था, जहाँ पर हमने वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें विक्टोरिया फॉल था जो कि जाम्बेजी रिवर पे है साउदर्न अफ्रीका में। एंजल फॉल आपको वेनेजुएला में देखने को मिला था, एंजल फॉल वेनेजुएला में, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, विक्टोरिया फॉल वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और टॉलेस्ट कौन सा है? एंजल फॉल। इनके बीच में फर्क भी बताया था, ठीक है। फिर हुंड्रू फॉल के बारे में जाना हमने। हुंड्रू फॉल आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्वर्ण रेखा रिवर पे देखने को मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। फिर जोग फॉल के बारे में बताया था, जो कि सरस्वती रिवर पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट पे। फिर नो कली कई फॉल्स के बारे में जाना था, जो कि चेरापूंजी मेघालय में देखने को मिलता है, ठीक है। इनके फोटोज देखे थे। फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी थी हमने तिब्बतियन प्लेट्यू के बारे में और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। फिर तिब्बतियन प्लेट्यू को हमने मैप में देखा था कहाँ देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू देखा कहाँ देखने को मिलता है। फिर प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा आज की क्लास में। कुछ प्लेन्स लाइफलाइन के बारे में जाना, ट्रेवल फर्टाइल वाटर आपको देखने को मिलता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जानी। फिर डेजर्ट के बारे में, एक्स्ट्रा लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने। और अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। इन व्हाट वेज लैंडफॉर्म्स इज योर टाउन विलेज सिटी लोकेटेड, विच फीचर्स मेंशन इन दिस चैप्टर यू कैन सी अराउंड यू। मतलब आपके सिटी के आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ किस टाइप का लैंडफॉर्म है और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में बताना है। और फिर उसके बाद हम छोटा नागपुर प्लेट्यू टू प्रयागराज अगर हम जाते हैं और अल्मोड़ा जाते हैं, तो 3 टाइप के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बताना है। फिर लिस्ट बनाने हैं कुछ फेमस पिलग्रिम्स के स्पॉट्स इन इंडिया अलोंग विद द लैंडफॉर्म इन विच दे फाउंड। मतलब आपके जो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं फेमस, और वहाँ पर कैसा लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलता है, उसकी लिस्ट बनानी है। फिर आते हैं ट्रू फॉल्स पे। तो हिमालयाज आर यंग माउंटेन विद राउंडेड टॉप, क्या ऐसा देखने को मिलता है? ट्रू या फॉल्स? आपको पता है आंसर, आपको कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे। अभी सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लेट्यूज यूजुअली राइज शार्पली एट लीस्ट वन साइड, ऑन वन साइड। क्या प्लेट्यू राइज कर जाते हैं एटलीस्ट एक साइड से? माउंटेन एंड हिल बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, क्या सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म होता है माउंटेन या लैंडफॉर्म का, माउंटेन या हिल का? तो मैंने बताया ना, इसी का छोटा भाई है, हिंट कर रहा हूँ फिर से, आप देख लेंगे। माउंटेन प्लेट्यूज और जो रिवर्स होते हैं इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा फोना। क्या यहाँ पर एक जैसा फ्लोरा फोना देखने को मिलता है तीनों टाइप के लैंडफॉर्म में? ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं। गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यंगा यमुना। तो ट्रिब्यूटरी, बच्चों देखो एक कॉन्सेप्ट और बताते हूँ, ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती है जो आकर दूसरी रिवर में मिलती है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कंपैरेटिवली छोटी रिवर बड़ी रिवर में मिलती है ना, छोटी रिवर बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो डिटेल में समझाऊंगा ट्रिब्यूटरी एग्जैक्टली किस रिवर को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है क्या गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पीछे देखेंगे तो मैंने आपको दोबारा बताया है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आंसर नहीं बताऊंगा, हिंट कर दिया है। डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा फोना, क्या डेजर्ट में यूनिक फ्लोरा फोना देखने को मिलता है? ये पॉइंट एज इट इज आपको मैंने अभी मार्क करवाया है। मेल्टिंग स्नो फेड्स रिवर, क्या स्नो जो पिघलती है उससे रिवर में पानी जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया है। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपॉजिट इन प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल। जो रिवर्स में सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं प्लेन्स पे, क्या वो उसे फर्टाइल बनाते हैं? ये भी जस्ट अभी डिस्कस किया। ऑल डेजर्ट आर हॉट, ये भी मैंने आपको बताया कि क्या सभी डेजर्ट हॉट होते हैं? फिर उसके बाद मैच करना। देखो माउंट एवरेस्ट को किससे लगाओगे? माउंट एवरेस्ट बताओ बताओ, अफ्रीका, अफ्रीका में मिलता है क्या? नहीं मिलता।
चलो हटा दिया। रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, नहीं। राइस फील्ड्स देखने को मिलते हैं, नहीं। डेजर्ट, नहीं। रिवर, गंगा, ट्रिब्यूटरी, क्लाइंबिंग। हम्म तो इनमें से एक ठीक होगा, आपको मार्क करना है। फिर राफ्टिंग, राफ्टिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है राफ्टिंग? तो राफ्टिंग रिवर, गंगा, ट्रिब्यूटरी, क्लाइंबिंग। ठीक है, ऐसे आपको मार्क करने हैं। जैसे प्लेट्यूज, प्लेट्यू क्या होता है? गैंजेटिक प्लेन कहाँ देखने को मिलते हैं? वाटरवेज, माउंट किलिमंजारो, यमुना। यमुना एक ट्रिब्यूटरी है, मैं बता देता हूँ। बाकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आप देख लीजिए। बाकी आपको सारे आंसर्स कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। कोई भी डाउट लेकर नहीं जाएगा अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है। आई हैव मल्टीपल वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप पूछना चाहें वहाँ पूछ सकते हैं। बट लास्ट, कोई भी डाउट अपने साथ लेकर नहीं जाना है। और आपको जोग्राफिकल टर्म्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं बार बार इंसिस्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जो भी, आप अभी जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पर आप कोड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, या फिर आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको अक्सर कर वहाँ हेल्प करते हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू में भी हेल्प करती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वहाँ सब जगह ये काम आएंगे। तो अगर अभी भी कोई डाउट रहते हैं प्लीज़ लेट मी नो। आगे वाली क्लासेस में हम उन्हें कंटिन्यू कर लेंगे। 10th क्लास की सीरीज़ ज्योग्राफी की मैंने पहले ही प्ले लिस्ट पर डाल रखी है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा एक चीज़ और थी। हम्म उसके अलावा आपका आज जो थीम ए है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ लेट मी नो। और नेक्स्ट क्लास से हम थीम बी पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा इन क्लासेस को एटलीस्ट 3 टाइम्स आप ले लेंगे। और हर बार क्लास लेने के बाद रिकॉल करेंगे कि आपने क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा। उसके बाद आप फिर से जब क्लास लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़ दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से समझेंगे, फिर आपका पक्का हो जाएगा चैप्टर। और कॉन्स्टेंटली रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ वैनिश हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको इवन ऑल्टीट्यूड जो इतनी बार बता चुका हूँ मैं, रेजिलियंस, कुछ कुछ क्लियर नहीं होगा आगे वाली क्लासेस में। क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो आगे मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जब 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको, तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ और, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इफ़ यू वांट टू। अगर फीडबैक आपको पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी लगता है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे बताइए कि भाई क्या क्या कमी है जो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर क्या क्या और बेटर बनाया जा सकता है, या क्या क्या स्पेशली 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 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं ऐड करवाना, कि मैं इसमें और भी चीज़ें आपको बताऊँ, या फिर इतना सफिशिएंट है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू।